नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित टीजीटी पीजीटी हिंदी परीक्षाओं के लिए जो हमने प्रैक्टिस सेट की शुरुआत की है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हम करेंगे। एक एक प्रश्नों को हम उनके विद सॉल्यूशन के साथ, विद एक्सप्लेनेशन के साथ, अर्थात व्याख्या सहित प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रही है, ताकि एक तथ्य की आपके बार बार रिवीजन होती रहे। क्योंकि आपको पता ही है, निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। तथ्यों की जब आप बार बार रिवीजन करोगे, अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करोगे, तो ही आपको सफलता मिलेगी। तो जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य और व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, एनटीए नेट की परीक्षा हो या टीजीटी पीजीटी किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली परीक्षा हो या कोई और अन्य परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। तो देख लेते हैं, 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो देख लेते हैं इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है। इसमें संस्कृत, हिंदी, मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं। यानी संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, हिंदी की लिपि तो है ही देवनागरी, और मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से हिंदी के अतिरिक्त और किन भाषाओं की लिपि देवनागरी है? तो आपको ध्यान रखना है, इस शब्द का सबसे पहला उल्लेख 453 ईस्वी में जैन धर्म में मिलता है। नागरी नाम के संबंध में मतैक्य नहीं है। यानी कि नागरी जो नाम है उसके संबंध में विद्वानों के एक मत नहीं है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है अपने विचार व्यक्त किए हैं। उसके बाद देख लेते हैं, यह अपनी आरंभिक रूप में ब्राह्मी लिपि के नाम से जानी जाती है। जो नागरी लिपि का आरंभिक रूप है वो किस नाम से जानी जाती है? यानी कई बार पूछी जाती है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो ब्राह्मी लिपि से। उसके बाद इसका वर्तमान रूप 9वीं 10वीं शताब्दी से मिलने लगता है और 8 अप्रैल 1900 ईस्वी को तत्कालीन गवर्नर जनरल फारसी के साथ नागरी को भी अदालतों और कचहरियों के समान अधिकार दे दिया था। यानी 8 अप्रैल 1900 ईस्वी को जो है, जो उस समय के गवर्नर जनरल रहे, तत्कालीन गवर्नर जनरल, उन्होंने जो है उस समय जो है फारसी को जो अदालतों की कचहरियों में स्थान दिया गया था, हिंदी को नहीं दिया गया था, लेकिन नागरी को भी जो है अदालतों और कचहरियों में स्थान दे दिया गया। यह प्रस्ताव हिंदी के स्वाभिमान के लिए संतोषप्रद नहीं था। इससे हिंदी को अधिकारपूर्ण सम्मान नहीं मिला, उतना सम्मान नहीं मिल पाया जितना हिंदी को मिलना चाहिए, बल्कि हिंदी के प्रति दया दिखलाई गई। फिर भी इसे इतना श्रेय तो है कि कचहरियों में स्थान दिला सके और यह मजबूत आधार प्रदान किया, जिसके बल पर देवनागरी 20वीं शताब्दी में राष्ट्र लिपि के रूप में उभर कर आई। 20वीं शताब्दी में जो है देवनागरी लिपि जो है संपूर्ण राष्ट्र लिपि बन गई, तो राष्ट्र लिपि के रूप में उभर कर सामने आई। उसके बाद देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का निम्नलिखित में से स्थायी भाव आप सभी को पता है, उत्साह है। तो इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रस के साथ स्पर्धा करने वाला वीर रस है। यानी रस के साथ जो स्पर्धा करने वाला, यानी रस का अपोजिट रस भी कह सकते हैं, विलोम भी कह सकते हैं। तो कौन सा रस है? श्रृंगार रस के साथ स्पर्धा करने वाला जो है कौन सा रस माना जाता है? वो माना जाता है वीर रस। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि श्रृंगार रस का जो है विलोम रस कौन सा माना जाता है? तो वीर रस को माना जाता है। श्रृंगार, रौद्र व विभत्स के साथ वीर का भी भरत मुनि ने मूल रूपों से परिगणित किया है। यानी कि श्रृंगार, रौद्र तथा विभत्स रस के साथ साथ वीर रस को भी जो है भरत मुनि ने मूल रसों के अंतर्गत गिना है। और भरत मुनि ने किस रस को नहीं माना, किसको नहीं गिना, ये पूछ लिया जाए तो शांत रस हुआ है। भरत मुनि ने केवल 8 रस ही माने हैं, रसों की संख्या 8 मानी है। वैसे तो हमारे मूल रसों की संख्या 9 है, लेकिन भरत मुनि के अनुसार 8 है। वीर रस को तो इन्होंने माना है अपने इन मूल रसों के अंतर्गत, लेकिन शांत रस को इन्होंने नहीं माना। इस प्रकार से आपको ध्यान से समझते हुए एक एक प्रश्नों को
करना है। तो उसके बाद देख लेते हैं, वीर रस के अद्भुत रस की उत्पत्ति बतलाई है। वीर रस का वर्ण सुवर्ण अथवा गौर, वीर रस का जो वर्ण है वो सुवर्ण अथवा गौर माना जाता है। अर्थात इनके देवता जो हैं इंद्र देवता कहे जाते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है वीर रस का देवता कौन सा है, तो इनमें से निम्नलिखित में से वीर रस का देवता कौन कहे जाते हैं। तो इंद्र को जो है वीर रस के देवता माने जाते हैं। यह उत्तम प्रकृति वालों से संबंध है तथा इसका स्थायी भाव उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव हमने देख ही लिया, उत्साह है। अभिनव गुप्त ने तो उत्साह को शांत रस का भी स्थायी भाव माना है। यानी कि ये पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार वीर रस के अतिरिक्त शांत रस का जो स्थायी भाव है उत्साह को माना जाता है, तो माना जाता है अभिनव गुप्त के अनुसार। या ये पूछा जाता है अभिनव गुप्त के अनुसार शांत रस का स्थायी भाव किसे माना जाता है, तो शांत रस का स्थायी भाव इसे जो है निर्वेद को ना मान करके उत्साह को ही मानते हैं अभिनव गुप्त। इस प्रकार से आपको हर एक प्रश्नों का उत्तर समझ के साथ देना है कि प्रश्न में पूछा क्या गया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। कुछ लोग उत्साह को वीर रस का स्थायी भाव नहीं मानते, यानी कुछ विद्वान ऐसे हुए हैं जैसे कि अभिनव गुप्त ही हमने देख लिया कि वीर उत्साह को जो है वीर रस का स्थायी भाव नहीं मानते। साथ ही उन्होंने जो है शांत रस का स्थायी भाव माना है उत्साह को। इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब की गई। तो प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना है 1936 ईस्वी में की गई। तो देख लेते हैं 1935 ईस्वी में एम फोस्टर की अध्यक्षता में पेरिस में संपन्न प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रथम अधिवेशन की एक शाखा भारत में 1936 में सज्जाद जाहिर तथा डॉक्टर मुल्क राज आनंद के प्रयत्नों से स्थापित हुई। लखनऊ में आयोजित इस संस्था के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की। तो कई बार पूछा जाता है लखनऊ में आयोजित संस्था के प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता है प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष के रूप में कौन बने, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा मुंशी प्रेमचंद जी। यहाँ पर 1935 ऑप्शन में नहीं है। अगर 1935 ऑप्शन में होता तो प्रश्न इस प्रकार से बनता कि भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई। तो भारत में प्रगतिशील लेखक की स्थापना 1936 में मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में हुई, लेकिन पहले विदेश में जो है इस संघ की जो है स्थापना हो चुकी थी पेरिस के अंतर्गत। ये आपको ध्यान रखना है। किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसी आधार पर आपको आंसर देना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4, कला का जोखिम निबंध किसका है। तो कला का जो जोखिम निबंध है वो निम्नलिखित में से किस लेखक का है, ये पूछा हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा निर्मल वर्मा। कला का जोखिम निबंध जो है निर्मल वर्मा जी का है। तो और अन्य निर्मल वर्मा जी के रचनाएं हम देख लेते हैं। रात का रिपोर्टर, एक चितड़ा सुख, लालटीन की छत, वे दिन जो है निर्मल वर्मा के बहुचर्चित उपन्यास रहे हैं। निर्मल वर्मा का अंतिम उपन्यास 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ जिसका नाम है अंतिम अरण्य। उनकी 100 से अधिक कहानियाँ कई संग्रह में प्रकाशित हुई हैं, जिसमें कि परिंदे, कौवे और काला पानी, बीच बहस में, जलती झाड़ी आदि प्रमुख हैं। इसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5, भारत भारती के रचयिता कौन है। तो भारत भारती के रचयिता आपको सभी को पता है मैथिली शरण गुप्त जी है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के प्रमुख कवि रहे हैं। साकेत नामक इन्होंने जो है एक महाकाव्य की रचना भी की है। तो साकेत नामक जो रचना लिखी है इन्होंने, साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की अमर कीर्ति रही है। इस कीर्ति में राम के भाई लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के वीर्य का चित्रण किया गया है। भारत भारती जो रचना मैथिली शरण गुप्त जी की, मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध काव्य कीर्ति है। 1912-13 में लिखी गई ये कीर्ति रही है। रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त की जो है इनका पहला काव्य रचना है, यानी काव्य संग्रह है भाई, ये काव्य संग्रह।
मैथिली शरण गुप्त का पहला काव्य संग्रह पूछ लिया जाए तो रंग में भंग। और पहली जो काव्य पूछा जाए तो इससे पहले जो है हेमंत नामक जो रचना लिखी गई मैथिली शरण गुप्त की जो है प्रथम रचना मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे, प्रथम काव्य माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला हमारा तथ्य है मैथिली शरण गुप्त जी की खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि कौन से माने मैथिली शरण गुप्त जी को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है और ये आधुनिक काल के कवि कहे जाते हैं। हिंदी कविता के इतिहास में गुप्त जी का बड़ा योगदान रहा है। साकेत, यशोधरा, भारत भारती इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद देख लेते हैं, एक सेकंड भाई, यशोधरा इनका जो है चंपू काव्य है जिसमें गद्य व पद मिश्रित जो है इन्होंने लिखा है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति कौन से माने जाते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम सभापति निम्नलिखित में से मदन मोहन मालवीय रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा बी। एक सेकंड भाई, इसी के निश्चय अनुसार 10 अक्टूबर 1910 को वाराणसी में पंडित मदन मोहन मालवीय के सभापतित्व में जो है पहला सम्मेलन हुआ था। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 7, शुद्ध कविता की खोज 1966 की रचना किसकी है। तो शुद्ध कविता की खोज नाम से जो है रचना किसने लिखी, रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई। उन्होंने कविता और शुद्ध कविता का इतिहास यानी शुद्ध कविता का इतिहास, कविता की दुर्हता, शुद्ध कविता की सीमाएं, परिभाषी विरोध और मिनीषी और समाज, कला के व्यक्तित्व और चित्र, कला का संन्यास और साहित्य में आधुनिक बोध पाठकों के जरिए जहाँ जहाँ से सामग्रियाँ बटोरकर शुद्धतावादी आंदोलन का इतिहास इन्होंने खड़ा किया और कविता के अनेक समस्याओं पर अपने दृष्टिकोण का विचार भी किया है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा शुद्ध कविता की खोज जो है इनकी प्रसिद्ध रचना रही है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8, अयोध्या सिंह हरियोत जी कौन सी रचना ब्रज भाषा में की है। अयोध्या सिंह हरियोत जी जो है इन्होंने कौन सी रचना अपनी ब्रज भाषा में की है। तो रस कलश जो है इनकी ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। और प्रिय प्रवास आप सभी को पता है 1914 में इन्होंने जो है खड़ी बोली में लिखी है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य भी यह माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, और जो विदेही वनवास और पारिजात भी जो है खड़ी बोली की रचनाएं है। तो देख लेते हैं, जो इनकी जो रस कलश रचना है वो ब्रज भाषा में है। इससे संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम देखें तो हरियोत जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में कविताएं की है, परंतु उनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की प्रमुख जो रचनाएं हैं उनको हम देख लेते हैं। प्रिय प्रवास 1914, कवि सम्राट विदेही वनवास 1940 और पारिजात 1937, रस कलश 1940 जो कि ब्रज भाषा में रचित रचना है। उसके बाद चुभते चौबते 1932, चोखे चौबते 1924। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने खड़ी बोली में साहित्य का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास लिखा है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 9, किस रचना का पूर्ण नाम व्रजांगना विलाप माना जाता है। व्रजांगना विलाप किस रचना का पूर्व नाम माना जाता है। ये माना जाता है प्रिय प्रवास का। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 10, रास पंचादाई किस छंद में लिखा गया है। तो रास पंचादाई जो है निम्नलिखित में से किस छंद में लिखा गया है। रास पंचादाई जो रचना है वो नंददास जी की है। तो यह निम्नलिखित में से जो है रोला छंद में लिखी गई रचना है। तो रोला छंद में है रास पंचादाई। रास पंचादाई नंददास की रचना है। इसका पहला रचना काल 1553 से जो 1583 के मध्य माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण की रासलीला का वर्णन कोमल संगीतात्मक पदावली में किया गया है। इसे हिंदी का गीत गोविंद भी कहा जाता है। कई बार ये पूछा जाता है निम्नलिखित में से हिंदी का गीत गोविंद किस रचना को कहा जाता है। तो रास पंचादाई को कहा जाता है। उसके बाद जो बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, मैं नारी ए पावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन चुकताई।
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनाही आई। रामचरितमानस की उक्त पंक्तियाँ चौपाई में विचार किस पात्र के हैं? तो ये जो विचार है निम्नलिखित में से रामचरितमानस से जो ये पंक्तियाँ ली गई है तो ये विचार निम्नलिखित में से अहिल्या की है। अहिल्या जो है उक्त चौपाई जो है रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है और राम विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जाते हैं और रास्ते में राम द्वारा गौतम की जो पत्नी है अहिल्या का उद्धार होता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित काव्य कीर्तियों में कौन सी कीर्ति प्रबंधात्मक नहीं है? इनमें से कौन सी कीर्ति प्रबंधात्मक नहीं है ये आपको बताना है। चंडी चरित्र, रामचरित्र और सुजान चरित्र ये सभी प्रबंधात्मक कीर्तियाँ हैं, लेकिन सुजान हित प्रबंध जो है प्रबंधात्मक नहीं है। सुजान हित प्रबंध रचना जो है किसकी है ये भी देख लेते हैं। तो चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की, रामचरित्र सुरीति मिश्र जी की और सुजान चरित्र जो है सूदन का प्रबंध काव्य है। एक सेकंड भाई। तो सूदन का जो सूदन चरित्र है ये एक प्रबंध काव्य है, लेकिन सुजान हित प्रबंध काव्य नहीं है भाई। ये थोड़ा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ये रचना ये यहाँ पर जो है सुजान हित नामक जो रचना दी हुई है, तो सुजान हित आप सभी को पता है ये रचना घनानंद जी की है। उसके बाद देख लेते हैं आगे अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13। लिख वेदी जानकी सभी गाही गाही गरव गुरु भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी का अर्थ क्या है? तो इस दोहे के अंतर्गत सभी का अर्थ बताया गया है चित्तर या नायिका के समान। जो चित्तर नायिका के समान है उसे ही सभी का अर्थ बताया है, अर्थात जो प्रश्न में दी गई है पंक्तियाँ दोहा उसमें बिहारी सतसई से ये पंक्तियाँ ली गई है और सभी अरबी शब्द सब ही का रूपांतरण है जिसका अर्थ है वास्तविक या यथार्थ चित्र। इस दोहे का भावार्थ है अंकुरित यौवना नायिका की सखी नायक से उसके प्रतिक्षण बढ़ते हुए यौवन तथा शरीर की कांति की प्रशंसा करती है और बड़े बड़े चतुर चितेरे भी इस समय उसका यथार्थ चित्र नहीं बना सकते। यानी कि नायिका अपनी सहेली को कहती है कि उसका चित्र जो है बड़े बड़े जो नायिका की सखी होती है भाई, नायिका की सखी नायक से कहती है, नायिका की सखी जो नायिका की सखी होती है वे राजकुमार से कहती है यानी नायक से कहती है कि मेरी जो सहेली है, मेरी जो मित्र है वो इतनी सुंदर है कि बड़े बड़े जो है धुरंधर भी जो है उनका चित्र नहीं बना सकते। चतुर चितेरे है जो चित्रकला में बहुत ही प्रसिद्ध है और उन्हें बहुत अच्छे से चित्रकला आती है, वे भी जो है मेरी नायिका मेरी जो सहेली है उसका चित्र नहीं बना सकते। इस समय उसका यथार्थ चित्र वे नहीं बना सकते क्योंकि उसका शोभा प्रतिक्षण ऐसे बढ़ती जाती है। जब कोई चित्रकार उसका चित्र बनाने लगता है तो उसमें संयम में उसके शरीर में हर समय इतने समय में समय है भाई, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया कि उसका हर समय जो है शरीर में परिवर्तन होता जाता है और परिवर्तन होने जाने से ही उसका जो है चित्रकार उसका मूल चित्र नहीं बना पाता। आई होप आप समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। गीति संग्रह के रचनाकार बताइए। तो गीति संग्रह जो रचना है वो है रसनिधि की। तो गीति संग्रह रसनिधि की रचना है। रसनिधि श्रृंगार रस के प्रमुख कवि रहे हैं। उन्होंने बिहारी सतसई का अनुकरण पर रतन हजारा नामक ग्रंथ दोहा छंद में इन्होंने रचना की है। रतन हजारा ग्रंथ की जो रचना दोहा छंद में की है। रसनिधि ग्रंथ के रचनाकार गीति संग्रह रचना के रचनाकार रसनिधि रहे हैं और जो है और रसनिधि जी की इनकी अन्य रचनाएं हम देख लेते हैं। विष्णुपद कीर्तन, कवि बारहमासी, अरिल है और हिंडोला। उसके बाद हैं इनकी अन्य रचनाएं। रसनिधि मूलतः श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। और रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में आप जो है मुझे बताओगे कि रसनिधि का वास्तविक नाम क्या है, क्योंकि
रसलीन का भी बताना भाई आपको। रसलीन और रसनिधि इन दोनों कवियों का वास्तविक नाम हम जो है कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और परीक्षाओं में इन दोनों कवियों से संबंधित कोई ना कोई जो है उनका वास्तविक नाम हमेशा पूछा जाता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक कवि हुए हमारे रसलीन और एक हुए हैं रसनिधि। इन दोनों कवियों का आपको वास्तविक नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 15। शकुंतला नाटक किसकी रचना है? तो शकुंतला नाटक जो है नेवाज की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं, रीतिकालीन कवि नेवाज ने शकुंतला नाटक सन 1682 ईस्वी में लिखा। यह नाटक दोहा, चौपाई, सवैया छंद में आबद्ध है। इसकी भाषा परिमार्जित, व्यवस्थित व भावयुक्त मानी जाती है और नेवाज मूलतः श्रृंगारी कवि है। इसमें संयोग की प्रवृत्ति विशेष रूप से देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 16। सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो सूर के पदों का भावानुसरण करते हुए निम्नलिखित में से किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्रजवासी दास। तो ब्रजवासी दास सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए दोहा, सोरठा, चौपाई छंदों में ब्रज विलास 1770 ईस्वी में ब्रज भाषा प्रबंध काव्य की इन्होंने रचना की है। इसमें सरल ब्रज भाषा के माध्यम से श्री कृष्ण के क्रीडमय जीवन का चित्रण इन्होंने किया है। यह ग्रंथ साधारण कोटि का सिद्ध हुआ है और इसे उतनी लोकप्रियता न मिल सके। इसका कारण जो है स्पष्ट है कि कृष्ण भक्त कवियों में श्री कृष्ण के चरित्र का जितना अंश लिया गया वह अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। ब्रजवासी दास ने प्रबंध चंद्रोदय नाटक का भी अनुवाद किया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या हमारी 17। निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो है रचना है हिंडोला भी जगन्नाथ दास की है और गंगावतरण भी है और उद्धव शतक भी। लेकिन भ्रमर दूत जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की नहीं है। तो ये रचना है भ्रमर दूत नाम से जो रचना कि इन्होंने लिखी। भ्रमर दूत जो रचना है भाई, भ्रमर दूत एक कवि हुए हैं कवि रतन नाम से, कवि रतन हुए सत्यनारायण शायद, हाँ सत्यनारायण एक कवि हुए हमारे सत्यनारायण कवि रतन। इनकी रचना है भ्रमर दूत। और जो ये अन्य रचनाएं हैं तीनों की तीनों ये है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। तो देख लेते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर की और अन्य रचनाएं देख लेते हैं। तो एक बार जो भ्रमर दूत है वे सत्यनारायण कवि रतन जी की है। हिंडोला 1894, गंगावतरण 1923, उद्धव शतक 1929 बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। इनमें गंगावतरण 13 सर्गों में आबद्ध महाकाव्य है और उद्धव शतक गोपी उद्धव संवाद पर आधारित पर एक प्रबंध काव्य है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर का नहीं है? तो इनमें से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर जी का नहीं है? वो नहीं है आज अभी आँखों से। तो कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, काल तुझसे होड़ है मेरी इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। तो ये सभी की सभी रचनाएं जो है शमशेर बहादुर जी की है। आज अभी आँखों से शमशेर बहादुर की काव्य कीर्ति नहीं है। दूसरा सप्तक में संकलित 21 कविताएं, कुछ कविताएं 1959, कुछ और कविताएं 1961, चुका भी मैं नहीं हूँ 1975, बात बोलेगी 1981, इतने पास अपने 1985, काल तुझसे होड़ है मेरी 1988 शमशेर बहादुर जी की काव्य कीर्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19। फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार समुंदर पैरते सूची ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो है सुमित्रानंदन पंत जी की है। ये जो पंक्तियाँ हैं ये किस सुमित्रानंदन पंत की किस कविता से ली गई है? तो ये बादल कविता से इनकी ली गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20।
रचना काल के अनुसार काव्यों का जो सही अनुक्रम है वो हमें बताना है। तो रचना काल के अनुसार इन काव्यों का सही अनुक्रम बताना है। तो आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है, डी कानन कुसुम। कानन कुसुम का जो प्रकाशन वर्ष है 1913, आंसू 1925, लहर 1933 और कमायनी 1935। और ये सभी की सभी रचनाएं जो हैं जयशंकर प्रसाद जी की है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीवन काल के आधार पर कवियों का सही अनुक्रम, आंसर हो जाएगा हमारा अमीर खुसरो। सबसे पहले 13वीं शताब्दी के विद्वान रहे। फिर है विद्यापति जो कि 14वीं शताब्दी, फिर रैदास जो है 1414, फिर नानक 1469। उसके बाद देख लेते हैं, नानक का जन्म कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 22। प्रकाशन काल की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो प्रकाशन काल की दृष्टि से मुंशी प्रेमचंद जी के जितने उपन्यास हैं उनको आपको जो है क्रम वाइज याद रख लेना है, क्योंकि प्रेमचंद जी के किसी भी उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पूछा जा सकता है। सभी की सभी रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी हो या जो है उपन्यास हो, कथा सम्राट भी कहे जाते हैं और ये उपन्यास सम्राट भी कहे जाते हैं। सभी रचनाओं को आपको ध्यान रखना है कौन सी रचना कब प्रकाशित हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेवा सदन सबसे पहले आएगा, फिर आएगा वरदान, फिर आएगा रंगभूमि, फिर आएगा प्रतिज्ञा। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष 1918, वरदान 1921, रंगभूमि 1925 और प्रतिज्ञा 1929। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 23। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी जी के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। तो भीष्म साहनी जी के उपन्यासों का जो सही अनुक्रम रहेगा वो रहेगा हमारा, सबसे पहले आएगी हमारी जो कड़िया 1970, फिर तमश 1973, फिर मायादास की माड़ी 1988, फिर नीलू नीलिमा नीलोफर 2000 में। उसके बाद प्रश्न संख्या 24 देख लेते हैं भाई। प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो सर्जन के सेतु, यादों की तीर्थ यात्रा, हम सफ़र मिलते रहे, ये सभी रचनाएं जो है विष्णु प्रभाकर जी की है। इन रचनाओं को भी आपको ध्यान रखना है, ये इनके नाम को ध्यान रखना है, क्योंकि विष्णु प्रभाकर जी की रचनाएं हमेशा परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, यादों की तीर्थ यात्रा 1981, हम सफ़र मिलते रहे 1985, सर्जन के सेतु 1990 और अर्धनारीश्वर 1992। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 25। प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक बताइए। तो प्रेमचंद जी का जो सेवा सदन उपन्यास है उसका उर्दू शीर्षक क्या रहा। तो इसका उर्दू शीर्षक है बाजार ए हुस्न। पहले मुंशी प्रेमचंद जी जो है नवाब राय नाम से जो है उर्दू भाषा में लिखते थे, लेकिन बाद में वे जो है उन्हीं का अनुवाद करके उन्होंने उन रचनाओं को हिंदी में लिखा था। तो सेवा सदन जो रचना लिखी थी वो पहले उर्दू में उन्होंने बाजार ए हुस्न नाम से लिखी थी। तो और अन्य रचनाओं का भी हम जो है हिंदी रूपांतरण देख लेते हैं, जैसे कि बाजार ए हुस्न सेवा सदन, गोशाए आफियत प्रेमाश्रम, चौगाने हस्ती रंगभूमि, हम खुरमा व हम सबाब जो है प्रेमा। ये सभी उपन्यास इन्होंने पहले उर्दू में लिखे, फिर उनका हिंदी रूपांतरण किया गया। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26। नाक, मुंह, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार कौन है। तो शारीरिक अंगों के आधार बनाकर अपने निबंधों को किन्होंने लिखा है। तो ये लिखे हैं प्रताप नारायण मिश्र जी ने। प्रताप नारायण मिश्र जी द्वारा लिखे गए अन्य कृतियाँ और है कली, कोतुल, हट्ठी, हमीर कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। मन की लहर भी कई बार पूछी जाती है भाई। प्रताप पीयूष और भारत दुर्दशा, गो संकट, ये सभी रचनाएं प्रताप नारायण मिश्र जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं और कहीं ना कहीं जो है परीक्षाओं में पूछी गई है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27। जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है। तो जयशंकर प्रसाद जी का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन। जयशंकर प्रसाद का पहला नाटक सज्जन 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसमें गीत, अधिक संवाद, शायरी तथा उसकी शैली पर फारसी नाटकों का प्रभाव भी पड़ा है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। शब्दों में पद रचना पर
आधारित भाषाओं का वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? तो शब्दों में पद रचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को जो है आकृतिमूलक वर्गीकरण कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। भाई हम प्रश्नों को थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि परीक्षा तक आपके अधिक से अधिक प्रश्न रिवीजन हो सके। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है, लगता है परीक्षाओं के लिए आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक किया करो और अंत में जो है कमेंट भी किया करो कि आपको वीडियोस कैसे लगी, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से जो है मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से मैं जो है प्रश्नों को सिलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करती हूँ। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 29। दूसरा दरवाज़ा किस विधा की रचना है? निम्नलिखित में से दूसरा दरवाज़ा जो रचना है वो एक नाटक है। दूसरा दरवाज़ा नाटक जो है किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक संग्रह है। 1972 ईस्वी में लिखा गया और कई बार ये परीक्षा में पूछा भी गया है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 30। इसमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? तो इसमें से जो है मेरे साथ जन्म जो रचना है ये एक आत्मकथा है। और मेरे साथ जन्म जो आत्मकथा किसकी है? एक लेखक हुए हैं हंस राज रहबर, इनकी आत्मकथा है मेरे साथ जन्म। 3 खंडों में ये आत्मकथा प्रकाशित हुई। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। एक सेकंड में भाई आज की क्लास हमारी बस इतनी रहेगी। आगे के जो बचे हुए हमारे प्रश्न हैं उनको जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है इस भाग को हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, क्योंकि जो है प्रश्नों की संख्या इसमें मैंने थोड़ी सी अधिक ले दी है, तो इसलिए जो है वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट बचे हुए हमारे प्रश्न हैं इस प्रैक्टिस सेट के, उनको हम जो है नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।